तो बात करते हैं PYQs की, तो बात कर ही रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी 2021 की बात कर रहे थे। ठीक है, पेपर 1 के अंदर हम सेक्शन बी की पार्ट 1 तो कवर कर लिया। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में 6 क्वेश्चंस करेंगे, 7 ABC एंड 8 ABC। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 7th 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन 7A है, क्रिटिकली इवेल्युएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हमको बात किसकी करनी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करनी है विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज नथिंग बट इट इज एन हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, है ना। एक सोसाइटी के अंदर, है ना, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, विच इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर या फिर प्रिविलेजेस के ऊपर ये बेस हो सकता है। सो social stratification refers to the hierarchical arrangement of individuals or groups in a society based on their socio-economic status, power and privilege। ओके, एंड हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो हम बात कर सकते हैं अबाउट दी कास्ट सिस्टम यार, है ना। क्लास सिस्टम की बात कर सकते हैं, स्लेवरी भी एक तरह से, है ना, रेशियल एंड एथनिक सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। एंड क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, मतलब समझना कि दोनों पहलू बताने हैं, इसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट कास्ट सिस्टम, टाइप्स ऑफ सोशल टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पहला है कास्ट सिस्टम, है ना। यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द कास्ट सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, है ना, वेयर पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट एंड वर्नास। मेनली 4 प्राइमरी वर्नास या फिर कास्ट होते हैं यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। It is based on the concept of purity and pollution where peoples are divided into different caste, and caste को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वर्नास, है ना। हमारे पास मेनली 4 प्राइमरी वर्नास है या फिर कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। System prices of ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रास। क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं यार, क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, बिकॉज एक तरह से ये हिंडर करता है यार जो सोशल मोबिलिटी है उसको। बिकॉज आप समझना, बर्थ के ऊपर आपने मेरिट डिसाइड कर दिया यार, रादर देन इंडिविजुअल स्टेटस या फिर ऑक्यूपेशन। यहाँ बात करेंगे दैट दी caste system is often criticized for promoting
social and economic inequalities discrimination and untouchability। एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है वो हमारे पास देखने को मिलता है अमॉन्ग द लोअर कास्ट लाइक दलित। तो ये हो गया क्लास सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम। दूसरा है क्लास सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द दलित्स, है ना। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अमॉन्ग दलित्स। क्लास सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है यार, इंडिविजुअल के इकोनॉमिक स्टेटस पे, जिससे हमारे पास क्या देखने को मिलता है यार, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, या फिर पावर की इनइक्वल या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बिकॉज इसमें यहाँ पे अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास में डिवाइड होता है सोसाइटी जो है। इट इज based on individual economic status resulting in unequal distribution of resources and opportunities, ना। It is divided into upper, middle and lower class। क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है भाई, बिकॉज हमको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है ना भाई, दोनों पहलू बताने हैं। एंड जो क्लास सिस्टम है इट लीड्स टू व्हाट, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, है ना। बिकॉज जो रिच हैं वो ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं और जो पुअर जो है एक तरह से मतलब ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक नेसेसिटी भी नहीं ले पाते, तो लिविंग कंडीशन उनका इम्प्रूव कभी होता है नहीं। सो यहाँ पे क्रिटिक्स ये बोलती हैं the class system can lead to social and economic inequalities with the rich accumulating more wealth and resources while the poor struggle to improve their living condition। हो गया, हमने बात की क्लास सिस्टम की। लाइक फॉर एग्जांपल हम सोशल हायरार्की इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात कर सकते हैं, जहाँ पे जो बुर्जुआस हैं, है ना, वो हमारे पास सारा का सारा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं एक प्रकार से, है ना। तो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे पास किसको, प्रोलिटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास है उनको।
where the bourgeois exploits the प्रोलिटेरिएट, है ना, बुर्जुआज आर की वर्क, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जो प्रोलिटेरिएट्स आर दी वर्किंग क्लास, है ना। ये तो हमारे पास एक तरह से सोशल सर्टिफिकेशन हो गया। और किसकी बात देखने को मिलती है, हमारे पास रेशियल एंड एथनिक सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है यार, है ना। यहाँ पे रेशियल एंड एथनिक सर्टिफिकेशन की बात तो कर ही सकते हैं, जेंडर सर्टिफिकेशन की बात भी कर सकते हैं यार। जेंडर सर्टिफिकेशन एक हायरार्किकल अरेंजमेंट है बेस्ड ऑन देयर जेंडर, है ना, जिससे क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, है ना। है ना, लोग बोलते हैं कि देखो जेंडर सर्टिफिकेशन है, इससे क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटीज आ जाती है भाई, वुमेन की जो एबिलिटी है टू एक्सेस दी एजुकेशन वो कम हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर अफेक्ट हो जाता है। सो यहाँ बात करेंगे दैट इट इज बेस्ड ऑन जेंडर लीडिंग टू अनइक्वल distribution of resources and opportunities, ना। क्रिटिक्स ये बोलती हैं कि जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है इट्स परपिचुएट्स जेंडर inequalities, restricting women's access to education, employment and decision making position, है ना। जिससे क्या होता है, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एक स्टीरियोटाइप बन जाता है यार। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो जो जेंडर पे गैप है, जहाँ पे वुमेन और ऑफन पेड लेस देन मेन, ठीक है, वो बता रहा है कि यहाँ पे वुमेन जो है अनइक्वल वैल्यूएशन है यार, वुमेन का लेबर का, मतलब जितनी मेहनत वुमेन करें उतना में उनको कम पैसा मिल रहा है। सो ये भी एक तरह से बता रहा है कि यार कैसे कास्ट, मतलब कैसे जेंडर प्रोपेज करता है इनइक्वालिटी को। where women are often paid less than men for the same job, reflecting what? Reflecting the unequal valuation of women's labor in the workforce. सो इन कंक्लूजन और भी बहुत सारे हैं, लाइक एथनिक एंड हमारे पास रेशियल सर्टिफिकेशन की बात कर सकते हैं, जो स्लेवरी है उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन इन कंक्लूजन हमारे पास ये बात करना है कि देखो भाई, जो सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम है सोसाइटी के अंदर, लाइक द कास्ट सिस्टम, स्लेवरी, रेशियल एंड एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर बेस्ड सिस्टम, है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन ले आते हैं एक तरह से, इनइक्वालिटीज़ ले आते हैं, सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है पीपल्स का, है ना, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स का। सो जब हम एड्रेस करेंगे इन दिस, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जितने भी फॉर्म्स हैं, कैसे हम एड्रेस करेंगे भाई, बाय प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, है ना, गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूसिव पॉलिसीज लाएंगे, तो हम चैलेंज कर सकते हैं जो एक्सिस्टिंग हायरार्किकल या फिर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज है उसको। सो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस एड्रेसिंग दिस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन
it requires what? It requires promoting social justice, equal opportunities, and inclusive policies that challenge the existing hierarchies and structural inequalities. So क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली इवेल्युएट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स, है ना। तो हमने पहले तो बताया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है यार। तो हमने बताया कि एक हायरार्किकल अरेंजमेंट है, स्टेटस के ऊपर, पावर के ऊपर, प्रिविलेजेस के ऊपर कभी बेस्ड होता है ना, जेंडर के ऊपर भी बेस्ड होता है, ठीक है। टाइप्स हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सबसे पहले बात की यार कास्ट सिस्टम की, कि जो कास्ट सिस्टम है वो किस पे ऊपर बेस्ड है यार? प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। जो हमारे पास इंडियन सोसाइटी में 4 तरह के कास्ट यहाँ पे वर्नास यहाँ पे डिवाइडेड किए गए हैं, लाइक दी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। एंड यहाँ पे इसका क्रिटिसाइज भी करना है, बिकॉज क्रिटिकली वैलिड करना है। तो ये हुआ है, तो क्रिटिसाइज क्या किया जाता है भाई? बिकॉज ये माना जाता है कि देखो एक तरह से ये सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को प्रमोट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ला रहा है, अनटचेबिलिटी ला रहा है, लाइक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अमॉन्ग दलित्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे। है ना, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर सकते हैं इन सर्टेन लोअर कास्ट। ना कास्ट के बाद हमने बात की क्लास की, जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर बेस्ड है यार, है ना। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, उसके ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास के ऊपर डिसाइड किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। एंड हमने बताया कि देखो एक तरह से ये क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है ज़्यादा वेल्थ किसके ऊपर? रिच ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जो पुअर है वो स्ट्रगल करते हैं टू लीव दी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ यार। फॉर एग्जांपल हमने बात की अबाउट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे जो बुर्जुआस हैं, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करते हैं, वो जनरली एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोलेटेरिएट्स को, जो वर्किंग क्लास है उसको। हमने बात की अबाउट जेंडर सर्टिफिकेशन, है ना, जो कि जेंडर के ऊपर बेस्ड है, जिससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यार रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज़ का। तो जो वुमेन है, क्रिटिसाइज हमने किया बाय मेंशनिंग दैट, देखो ये जो जेंडर इक्वालिटीज़ होती है ना, ये जो जेंडर सर्टिफिकेशन है ना, वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ को परपेचुएट कर देती है और भी बढ़ा देती है ना। वुमेन का जो एक्सेस एजुकेशन है वो कब हैम्पर हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कमजोर हो जाती है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन है वो अफेक्ट होता है यार। फॉर एग्जांपल हमने बात की अबाउट जो जेंडर पे गैप है ना, जहाँ पे सेम जॉब के लिए वुमेन्स को कम पैसा दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेन यार। तो हमने बताया कि लास्ट में कंक्लूजन में कि देखो भाई हम कैसे सुधार सकते हैं ये सोशल सर्टिफिकेशन को, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, बाय प्रमोटिंग व्हाट? सोशल जस्टिस जो प्रमोट करेंगे, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करेंगे, इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाएंगे यार, जिससे जो अभी तक जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज या फिर जो हायरार्कीज प्रेजेंट उनको हम क्या कर सके, है ना, हटा सके, कम कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? डिस्कस दी बायोकल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी। हमको बात किसी करनी है फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी की, बायोकल्चरल डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। ओके, सो क्वेश्चन क्या है भाई? डिस्कस दी बायोकल्चरल, सॉरी बायोसोशियल, नॉट कल्चरल, बायोसोशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारे पास एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया यार, है ना, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज हो गए, प्रोग्राम्स हो गए। तो जो बायोसोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं फर्टिलिटी एंड फिकलिटी, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे दी बायोसोशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ fertility and fecundity involve a
complex interplay biological, social and cultural factors। पहला जो है हमारे पास वो क्या है भाई, एजुकेशन, बायो सोशल डिटर्मिनेंट्स बायोसोशल डिटर्मिनेंट्स आर, पहला क्या है एजुकेशन, है ना। एजुकेशन जो है पर्टिकुलरली वुमेन्स एजुकेशन एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर इनवर्स रिलेशन रहा है यार फर्टिलिटी का। मतलब जो ना एजुकेटेड वुमेन है दे टेंड टू हैव लोअर फर्टिलिटी, बिकॉज जब हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होता है तो उनको अपना जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फैमिली प्लानिंग है, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आ जाता है, ज़्यादा नॉलेज आ जाता है ना। सो बेटर हेल्थ केयर एक्सेस होता है, जिससे क्या होता है कि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं वो अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Women's education has found to have a strong inverse relationship with fertility, because higher the level of education, lead to increase knowledge about reproductive health, family planning and contraceptives। एजुकेशन एक डिटर्मिनेंट है यार। इकोनॉमिक स्टेटस भी एक इम्पॉर्टेंट बायोसोशियल डिटर्मिनेंट है ऑफ फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी, है ना। फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि फर्टिलिटी और फिकंडिटी होता क्या है ना। फर्टिलिटी क्या है ना, फर्टिलिटी कितना कंसेप्ट कर सकते हैं, फिकंडिटी इज द एबिलिटी। नाउ इकोनॉमिक, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस भी इसको अफेक्ट करता है यार। इट इज ऑल्सो बायोसोशल डिटर्मिनेंट, बिकॉज हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में देखने को मिलता है कि लो फर्टिलिटी रेट्स हैं, बिकॉज है ना हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में जो लोग होते हैं दे हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिससे डिलेड मैरिज आता है एंड चाइल्ड बियरिंग डिले हो जाता है एंड स्मॉलर फैमिली साइज, है ना। ग्रेटर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव देखने को मिलता है यार। हायर individuals with higher economic status are more likely to have access to better health care services, education and employment opportunities। एंड उससे क्या होता है भाई, विच कैन लीड टू डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, विच कैन लीड टू delayed marriage and childbearing। ओके, तीसरा क्या है भाई हमारे पास, जो कल्चरल रिलीजियस बिलीफ हो गए
वो भी हमारे पास फर्टिलिटी एंड फिकलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर्स के अंदर यहाँ पे अर्ली मैरिज का कॉन्सेप्ट है यार, है ना। एंड अर्ली मैरिज से क्या हो जाएगा, एक तरह से फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। और एक समझना, बिकॉज चाइल्ड बियरिंग एज कम है। एंड कुछ रिलीजियस बिलीफ में क्या होता है, एब्सटिनेंस होता है यार नेचुरल फैमिली प्लानिंग का। सो उसकी वजह से भी मतलब जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग का जो समझना, है ना, मतलब एक तरह से एब्सटिनेंस को प्रमोट किया जाता है एंड नेचुरल फैमिली प्लानिंग होती है वहाँ पे, तो उससे भी इफेक्ट होता है फैमिली जो फर्टिलिटी है वो। फॉर एग्जाम्पल in some culture early marriage and childbearing are encouraged, leading to higher fertility rates. In contrast, some religious belief may promote abstinence or natural family planning. मेथड जो कि अफेक्ट कर सकते हैं फर्टिलिटी को। ओके, एंड जेंडर एंड वुमेन स्टेटस भी यहाँ पे अफेक्ट करता है यार फर्टिलिटी को। बिकॉज जो वुमेन के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ऑटोनॉमी है, उनका फर्टिलिटी क्या होता है, कम होता है ना। ऑल्सो कुछ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम भी अफेक्ट करते हैं यार, है ना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अबाउट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे कि लो केरला के अंदर एक लो फर्टिलिटी रेट है बिकॉज वहाँ पे, है ना, हायर लिटरेसी रेट है यार, है ना, बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो पॉलीगैमी का जो प्रैक्टिस है, अर्ली मैरिज जो प्रैक्टिस है, उसकी वजह से वहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है ना, इसकी बात कर सकते हैं। सो gender and women status, because women have limited decision making and autonomy, उनके पास fertility rate tend to be higher. So in societies where women have limited decision making power and autonomy, fertility rates tend to be higher, है ना। हमारे पास कुछ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जो भी फर्टिलिटी एंड फिकलिटी को अफेक्ट करते हैं यार। इंट्रोडक्शन में आप फैमिली प्लानिंग मतलब फर्टिलिटी एंड फिकलिटी को एक्सप्लेन करके भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट हाँ हम इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल प्रमोटिंग और डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो सब क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फर्टिलिटी रेट्स को। या फिर अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिली साइज। ओके, programs can influence fertility rates by promoting or
discouraging the use of contraceptives, providing access to reproductive हेल्थ सर्विसेज। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे पास केरला के अंदर लो फर्टिलिटी रेट है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज, इट इज एट्रीब्यूटेड टू द हायर लिटरेसी रेट एंड बेटर एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विस पर्टिकुलरली टू द वुमेन। The state of Kerala has lower fertility rates compared to the national average, which can be attributed to higher literacy rates and better access to health care services and particularly to वुमेन। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जब हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे जो डिटर्मिनेंट्स हैं बहुत सारे, है ना, जो बायोलॉजिकल सोशल कल्चर डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना, उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव पॉलिसीज या फिर इंटरवेंशन, है ना, लाने में, हेल्प करने में, डिज़ाइन करने में बहुत मदद मिलेगा यार। एड्रेस कर सकते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू जो प्रॉब्लम है उसको। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस understanding these determinants is crucial for designing effective policies and interventions aimed at addressing population growth and reproductive health issue। कैसे इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। डिस्कस दी बायोकल्चरल बार बोल रहे हैं बायो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एंड फिकनिटी। तो इसको आप मैंने जो बताया ना, है ना, कि फिकनिटी एंड फर्टिलिटी को बता के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। बट हमने बोला कि देखो जो बायो सोशल डिटर्मिनेंट्स है एक तरह से कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले देखने को मिलता है यार बायोलॉजिकल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का। एंड जो बायो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, पहले तो हमने बताया एजुकेशन यार, बिकॉज एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। हायर इज द एजुकेशन, लोअर इज द फर्टिलिटी, ओके, है ना। एंड बिकॉज जब एजुकेशन बढ़ता है तो उनके पास अवेयरनेस आता है यार अबाउट दी नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर, है ना, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के बारे में, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, है ना। फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव करना, जिससे फर्टिलिटी कम हो जाती है यार। इकोनॉमिक स्टेटस भी है एक तरह से, बिकॉज इसका भी इनवर्स रिलेशन समझ सकते हो, बिकॉज हायर जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसमें लोअर फर्टिलिटी देखने को मिलती है यार। बिकॉज जब एजुकेशन मतलब इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है तो उनके पास जो अवेयरनेस टू दी हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन ज़्यादा आ जाता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ जाती है ना। उनका मैरिज लेट होता है, चाइल्ड बेयरिंग जो कैपेसिटी है, एज बढ़ गया तो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली फर्टिलिटी कम हो जाता है यार। एंड कुछ कल्चर एंड सोशल बिलीव जो कि ऑल्सो अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी एंड फिकनिटी को, है ना, जो कि जैसे कि हमारे पास कुछ कल्चर के अंदर, जैसे कि अगर अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे पॉलीगैमी फॉलो होता है, अर्ली मैरिज फॉलो होता है। वहाँ पे हमारे पास क्या बात कर सकते हैं कि वहाँ पे है ना फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा। एंड कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पे एब्सटिनेंस फॉलो किया जाता है, एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें फर्टिलिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। कभी कभी जेंडर रोल एंड वुमेन स्टेटस भी डिसाइड करता है कि यार मतलब फर्टिलिटी रेट कैसा होगा, बिकॉज ज़्यादा जो वुमेन के पास अगर डिसीजन मेकिंग पावर आया, ऑटोनॉमी आया, तो फर्टिलिटी रेट टेंड टू बी लो, है ना। ऐसी सोसाइटी जिसमें पावर जो वुमेन है उनके पास डिसीजन मेकिंग उतना पावर नहीं है, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड ऑटोनॉमी है, तो उनमें जनरली हमारे पास हायर फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है यार, है ना। जनरली पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ जो है वो,
नाउ हमारे पास फैमिली प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स की भी बात कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास जो गवर्नमेंट ने अगर सपोज करो कुछ ऐसे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव वाले प्रोग्राम निकाले जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रमोट करो तो फर्टिलिटी कम हो जाएगा। एंड चाइना ने जो है ना 2 चाइल्ड नॉर्म या फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी जो लाई थी, उससे क्या होगा, फर्टिलिटी रेट कम हो गया। एंड हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जर्मनी एंड हमारे पास जापान हो गया जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल को मना किया जा रहा है। सो वो हमारे पास क्या आ सकते हैं, एक तरह से ये प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पास अफेक्ट करते हैं और हमारे पास फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी को। स्टेट ऑफ केरला की बात कर सकते हैं जहाँ पे हायर लिटरेसी रेट है, हायर एक्सेस टू हेल्थ केयर है, फर्टिलिटी टू दी वुमेन, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट कम है ना। सो इन कंक्लूजन हमने जब हम समझते हैं डिटर्मिनेंट्स को, डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स यार, हमने बोला एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, हमने बताया कल्चर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड जेंडर और वुमेन स्टेटस, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें इफेक्टिव पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन करने में, है ना, मतलब अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसे पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन जब इनको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ऑल्सो हम टारगेट कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स जो कि जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशूज हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द बायो सोशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, What is anthropology? Discuss its role in assessing the nutritional status and sports कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। हमको बात किसी करनी है, एंथ्रोपोलॉजी की बात करनी है। एंड एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने में या फिर स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटीज़ को देखने में, ठीक है। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है लोग इसको इग्नोर मारते हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये स्पोर्ट्स की चीज़ों इग्नोर कर दे रहे हैं, फर्टिलिटी वाली चीज़ें इग्नोर कर दे रहे हैं। बट आप समझना यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो हर कोने से क्वेश्चन आएगा। आपको पीवाईक्यूज जब बनाओगे तब आपको ये समझ आएगा यार, ठीक है। सो 10 घंटा देने से बेहतर है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को आप 5 घंटा सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को दो, बाकी 1 घंटा जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं पेपर 1 के अंदर उनको दो यार, रिवाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को। क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स रोल इन असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, है ना, एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एंथ्रोपोमेट्री। हमको एंथ्रोपोलॉजी पूछा है कि एंथ्रोपोमेट्री पूछा है भाई, एंथ्रोपोमेट्री पूछा है, मैंने क्या लिख दिया, एंथ्रोपोलॉजी लिख दिया क्या, एंथ्रोपोमेट्री पूछा है भाई, एंथ्रोपोलॉजी नहीं पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोपोमेट्री होता क्या है। सो एक तरह से एक साइंटिफिक स्टडी है भाई जिसमें मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे मेजर करते हैं। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन को देखने में, बिकॉज इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमको, मतलब इसका जो मेजरमेंट है, जो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है वो हमको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ डेवलपमेंट, है ना, एक तरह से हेल्थ स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का, है ना, पॉपुलेशन का, कम्युनिटीज़ को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या आता है एंथ्रोपोमेट्री में, हमारे पास हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बॉडी कंपोजिशन या फिर अदर रिलेवेंट डायमेंशंस भी इसके अंदर आते हैं। सो इससे इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री यार। Anthropometry is the scientific study of the measurement and proportions of the human body। इसमें क्या क्या आते हैं यार, it involves obtaining various physical measurements such as height, weight, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, है ना, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन, एंड अदर रिलेवेंट डायमेंशंस। ठीक है, अगर इसका रोल की बात कर रहे हैं, है ना, रोल ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस,
है ना। जो आप समझना भाई, जो एंथ्रोपोमेट्री है वो हमको हेल्प करता है टू असेस द न्यूट्रिशनल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन जो है ना, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है या फिर ओवर न्यूट्रिशन है, उसको ये हमारे पास असेस करने में हेल्प करता है यार। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट एंथ्रोपोमेट्रिक measurements help identify and monitor malnutrition and can contribute to the development of appropriate public health interventions। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे हम हाइट एंड वेट की बात कर सकते हैं यार। हाइट एंड वेट कैसे? बिकॉज हम हाइट एंड वेट मेजर करते हैं, है ना, एक तरह से बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। एंड जो बीएमआई है वो हमारे पास इंडिकेटर है यार बॉडी फिटनेस का, है ना, कि वो अंडर वेट तो नहीं है या फिर नॉर्मल वेट है, कि उसका ओवर वेट है या फिर ओबेस तो नहीं है। सो height and weight measurement can be used to calculate the BMI, which is an indicator of body fatness। ओके, फॉर एग्जांपल अगर BMI 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट माना जाता है भाई। 18.5 25 को नॉर्मल माना जाता है ना। 25 से 30 तक को मतलब ओवर वेट, एंड 30 से ज़्यादा तो ओबेस, ठीक है। और अगर आदमी मोटा है, थोड़ा सा मोटा नहीं बोलेंगे, ओबेस है, BMI अगर ज़्यादा है या फिर BMI बहुत कम है तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, डिसीज ज़्यादा ले सकता है यार वो। तो ये हाइट एंड वेट हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं यार? हमारे समझना न्यूट्रिशनल स्टेटस के रिगार्डिंग बात करनी है। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट, है ना, BMI बिलो 18.5 is considered underweight, indicating what? Indicating a possible deficiency of essential nutrients and increased risk of infection and disease। ना बॉडी कंपोजिशन जो है वो हमको हेल्प करता है, जैसे कि आप समझना, है ना, अगर वेस्ट हिप टू मतलब हाई, जो वेस्ट टू हिप रेशियो है वो इंडिकेट करता है यार कंसंट्रेशन ऑफ एब्डोमिनल फैट, है ना। अगर ज़्यादा हो गया ये, सो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़। फॉर एग्जाम्पल हाई, नहीं, इसको यहाँ पे आप ये हाइट एंड वेट को एक्सप्लेन ना करते हुए भी आप सीधा यहाँ से एग्जांपल के तौर पे यहाँ से ये स्टार्ट करो तो भी चल जाएगा यार, ठीक है। बिकॉज हमको तो आंसर लेना है सही 200 वर्ड में, तो एग्जांपल्स दे देते हम बताएंगे। बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो हाई
waist to hip ratio indicates what? Higher concentration of abdominal fat. Higher concentration of abdominal fat, that is increasing the risk of developing type 2 diabetes. Increasing the risk of developing type 2 डायबिटीज। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अभी ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है यार, है ना। नाउ हम बात करते हैं रोल ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन असेसिंग स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी। रोल ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन असेसिंग स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी। रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन असेसिंग स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी की बात करें, देखो यार डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में सूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें तो जो है ना, बॉडी प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंस की बात करें, सो इंडिविजुअल्स विथ लॉन्गर आर्म्स में हैव एडवांटेजेस इन स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, बास्केटबॉल, है ना। और जिनके लंबे पैर हैं वो रनिंग एंड साइकिलिंग में हेल्प कर सकता है यार। सो इंडिविजुअल्स विथ लॉन्गर आर्म्स में हैव एन advantage in sports like swimming and basketball, while those with longer legs, ज़्यादा तेज भाग पाएंगे ना भाई, तो longer legs वाले जो हैं may excel in running and cycling। ये होगा बॉडी पोर्शन का रोल यार। मसल मास एंड फैट मास का भी इंपॉर्टेंट रोल है यार, बिकॉज आप समझना जिनमें फैट का मास ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, वो आप समझ बिकॉज हायर मसल मास से स्ट्रेंथ, पावर एंड स्पीड आता है यार, उसको बेनिफिट करेगा। सोमैटोटाइप से भी यहाँ पे आप समझना, सोमैटोटाइप जो होते हैं वो भी हमारे पास एडवांटेजेस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टोमॉर्फ जो है वो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जो है वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। एक्टोफॉर्म मतलब समझना, एक्टोमॉर्फ मतलब जो लीन एंड थिन होते हैं उसमें एंड्योरेंस स्पोर्ट्स लाइक जंपिंग वाले में। जो मीजोमॉर्फ है जिनमें मस्कुलाइन बॉडीज होती हैं वो पावर स्पोर्ट्स में हेल्प कर सकते हैं लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग। एंड जो एंडोमॉर्फ है जिनमें क्या होता है राउंड एंड हैवियर होते हैं वो रेसलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब एक्सेल कर सकते हैं। सोमैटोटाइपिंग की बात करें, सो एग्जाम्पल के तौर पे एक्टोमॉर्फ कैसे होते हैं, लीन एंड लीनियर में एक्सेल इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। मीजोमॉर्फ जो कि कैसे होते हैं, मस्कुलर, है ना, इन स्ट्रेंथन एंड पावर स्पोर्ट। एंड जो एंडोमॉर्फ हैं जो कि क्या होते हैं भाई, राउंड एंड हैवियर, वो इन स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग व्हाट, स्टेबिलिटी लाइक
रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो हमने बताया भाई एंथ्रोपोमेट्री का क्या क्या रोल रहा है। लाओ इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि, है ना, जो एंथ्रोपोमेट्री है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशनल एंड स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन करने में यार। ओके, एंड बोल सकते हैं कि जो फिजिकल मेजरमेंट है वो हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या को, है ना, माल न्यूट्रिशन को, कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर सुटेबिलिटी देख कर सकते हैं। सो दिस इंसाइट जो हमने बताया यहाँ पे कैन हेल्प गाइड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। Thus, this insight can help guide public health interventions, nutritional programs, and talent identification in स्पोर्ट्स। तो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री एंड डिस्कस इट्स रोल इन असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट एंथ्रोपोमेट्री है क्या। एंथ्रोपोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, जिसके अंदर क्या का मेजरमेंट आता है, हाइट का, वेट का, बीएमआई का, बॉडी कंपोजिशन या फिर अदर रिलेवेंट डायमेंशन चीजें आती हैं, लाइक सोमैटोटाइप्स यहाँ पे। तो हमने बताया पहले रोल ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो क्या है भाई इसका रोल, बिकॉज एक तरह से पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है, माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने में, मॉनिटर करने में हेल्प कर सकता है यार, है ना। सबसे पहले हमने बताया हाइट एंड वेट की बात की, इसको ज़्यादा आप छोटा कर सकते हो, यहाँ पे इसको कट कर दो, यहाँ पे, है ना, ये जो लाइन मैंने बताया उसको कट कर दो, यहाँ पे एग्जांपल से सीधा मेंशन करते जाओ चीज़ें, ठीक है, जल्दी समझ आती है। एग्जांपल से टॉपिक, एग्जांपल्स टॉपिक एग्जांपल्स, ये सब चीज़ तरीका होता है यार आंसर लिखने का। तो वेट एंड हाइट की बात की हमने कि जो वेट एंड हाइट से क्या मेजर कर सकते हैं, बीएमआई मेजर कर सकते हैं, दैट इज हाइट मतलब वेट इन केजी अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बीएमआई 18.5 से नॉर्मल तो 18.5 टू 25 होता है, अगर 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट माना जाएगा। अब जब अंडर वेट है तो उसमें क्या हो सकती है, पॉसिबल डेफिशिएंसी हो सकती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की यार, है ना, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, डिसीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और बॉडी कंपोजिशन की बात करें, सपोज करो किसी का वेस्ट टू हिप रेशियो ज़्यादा है तो हमारे पास एब्डोमिनल फैट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इससे इंक्रीज रिस्क हो सकता है अब टाइप 2 डायबिटीज़ यार, है ना। अगर हम बात करें रोल ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन असेसिंग स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज, तो देखो जो बॉडी प्रोपोर्शन है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज समझना जो लोग जो होते हैं जिनके लंबे हाथ होते हैं वो ज़्यादा हेल्प कर सकता है उनको स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग एंड बास्केटबॉल में यार। और ऐसे लोग जिनका लंबे पैर होते हैं, कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं यार, ठीक है, तो वो रनिंग में उनको हेल्प कर सकता है, साइकिलिंग में, तो एक तरह से एडवांटेजेस पोजीशन पे जा सकते हैं इन दिस स्पोर्ट्स। एंड सोमैटोटाइपिंग की बात करें जो हमको पता होगा, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, जो सोमैटोटाइप्स होते हैं तो उनका भी एक इंपॉर्टेंस है यार, उनका भी एक तरह से फायदा होता है लोगों को, लाइक फॉर एग्जांपल एंड एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जो है लाइक जंपिंग, उनमें लीन एंड थिन पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मेसोमॉर्फ जो मस्कुलर बॉडी होती है ना, वो वाले जो है पावर स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं यार। एंडोमॉर्फ जो होते हैं, जो हैवियर होते हैं, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब एक तरह से उनको एनहांस कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस को। तो उस प्रकार से आप एंथ्रोपोमेट्री, अगर कोई एक्टोमॉर्फ है तो अपना खाना पीना करके एकदम कंट्रोल करके वो अगर वेट लिफ्टिंग की तरफ जाना चाहता है तो एंडोमॉर्फ बन जाए। इसीलिए एंथ्रोपोमेट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, अगर हमने अच्छे से समझा ये एंथ्रोपोमेट्री को तो एक तरह से हमको एक इंसाइट मिलता है जो हमने पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन कर सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे लीन एंड थिन बॉडीज है तो कहीं पे न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है तो माल न्यूट्रिशन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन कर सकते हैं यार, है ना, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चला सकते हैं, हेल्थ इंटरवेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो कोई स्पेसिफिक पर्सन को अगर हमको सर्च करना है फॉर एनी स्पोर्ट्स तो हम देखेंगे वो जो चीज़ ज़रूरत है, लंबा पर्सन है तो रनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले, रनिंग में अच्छा कर सकता है तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंथ्रोपोमेट्री। इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया है यार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिस्कस वेरियस टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन कंडक्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करनी है जब हम कंडक्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के उसके अंदर, ठीक है। आंसर लिखेंगे भाई, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन कंडक्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। सबसे पहले तुम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई मेंशनिंग दैट
एंथ्रोपोलॉजी है क्या, है ना। एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, है ना, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज जो प्रेजेंट के एंड पास्ट के, है ना। तो देखो डाटा कलेक्शन जो है क्रिटिकल एस्पेक्ट है भाई एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का, बिकॉज ये एंथ्रोपोलॉजिकल्स को या फिर रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है रिगार्डिंग द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक या फिर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, ठीक है। सो इस प्रकार से इंट्रोड्यूस करेंगे दैट बाय मेंशनिंग दैट data collection is a critical aspect of anthropological research as it helps researcher help researcher gather information gather information about the cultural, social, linguistic and biological aspect of human societies. तो जो हमारे पास मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करें तो पहला क्या है भाई, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कॉमनली यूज्ड मेथड या एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में क्या होता है यार, है ना, अंडरस्टैंडिंग होता है कल्चर सोसाइटी का। फॉर एग्जांपल आप जाके इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, रिसर्चर्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, है ना, वो उनको जाके उनके कल्चर को ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है, उनके साथ सोशली इंटरेक्ट करता है डेली लाइफ में। सो इन दिस researcher becomes a part, okay, become a part of what, become of the part of the community, है ना। They are studying to observe and record the culture, practice, social interaction and daily life of the people. Social interaction and daily life of the people. एग्जाम्पल की बात करें तो हम मेलिनोवस्की की बात कर सकते हैं, जो टोब्लेरन आइलैंडर में उन्होंने जो रिसर्च किया था वो एक तरह से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही था, क्योंकि उन्होंने इसके डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, वहाँ जाके रहे थे भाई एक लॉन्ग पीरियड तक, साल साल तक। Malinowski's research on the Tobriand Islanders क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक होता है इंटरव्यू मेथड यार। यहाँ पे क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड, है ना, कुछ एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करता है उनसे पूछने के बाद यार, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंटरव्यू होते हैं, है ना। क्योंकि रिसर्चर जो है वो कैसे उनको जाकर पूछता है रिगार्डिंग देयर बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम, प्रैक्टिस, वो जो फॉलो करते हैं विद इन सोसाइटी।
ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इंटरव्यू allows researcher to gather information on the beliefs, values, customs and practices of individuals within the society। एग्जाम्पल की बात करें तो जो क्लिफर्ड गिब्स थे, है ना, उनका जो मेथड था, है ना, इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल किया था यार, है ना, बाली के अंदर, और वहाँ पे जो रिलीजियस बिलीफ थे, प्रैक्टिसेस थे, उसको अंडरस्टैंड किए। क्लिफर्ड गिब्स conducted extensive interviews with the people of Bali, understand their religious beliefs and practices। तीसरा है सर्वे एंड क्वेश्चनियर, जिसमें क्या होता है ना, एक तरह से एक क्वांटिटेटिव डाटा हमको पता चलता है यार यहाँ पे, है ना, एक ब्रॉड ओवरव्यू पता चलता है। So these tools can be used to collect quantitative data about the beliefs, attitudes, practices of पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास, है ना, जो वर्ल्ड वैल्यू सर्वे है वो कलेक्ट करता है डाटा यार, है ना, रिगार्डिंग द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ दी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो लोग सोचते हैं उसके बारे में। और भी मेथड्स है लाइक एथनोग्राफी यार, ना, लिंग्विस्टिक एनालिसिस की बात कर सकते हैं। एंड आर्कियोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है यार फॉर डाटा कलेक्शन। तो एथनोग्राफी की अगर हम बात करें, एथनोग्राफी में क्या होता है ना, यहाँ पे एक सिस्टमिक या फिर इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है कोई भी स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज़ का, बिलीफ का, प्रैक्टिस का, है ना। इसमें मतलब बहुत सारे डाटा कलेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया था लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे। एक तरह से आप डिटेल अकाउंट होते हैं यार चीज़ों का। सो एथनोग्राफी के अंदर क्या होता है भाई, एथनोग्राफी के अंदर एक इनडेप्थ डॉक्यूमेंटेशन होता है यार। इट इन्वॉल्व्स द systematic and in-depth documentation of a specific cultural group belief, ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल आप समझना, पहले तो एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना बहुत सारे मल्टीपल डाटा कलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू मेथड, सर्वे। फॉर एग्जांपल जो मार्गेट मीड ने जो रिसर्च किया था ऑन समवन सोसाइटी, है ना, जो बुक इन्होंने लिखी थी कमिंग ऑफ द एजेस, वो किसके ऊपर था? एथनोग्राफी के अंदर था यार। बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया था, इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना, सर्वेस। मार्गरेट मीड्स research on the Samoan society resulted in the book Coming of Age in Samoa। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो गया यार, है ना, बट ठीक है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स भी हैं, बट ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो वैल्यूज़ है वो हमको एक इनसाइट प्रोवाइड करते हैं इनटू द कल्चर, बिलीफ, प्रैक्टिस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड ये बहुत एसेंशियल है टू अंडरस्टैंड व्हाट जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको समझने के लिए, डेवलपमेंट समझने के लिए। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च एम्प्लॉयज अ डाइवर्स सेट ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। Thus, anthropological research employs a diverse set of data collection tools to understand human societies and culture। ओके, सो क्वेश्चन क्या था? डिस्कस वेरियस टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन कंडक्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। डाटा कलेक्शन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट यार। हमने बताया कि हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है रिगार्डिंग द सोशल, कल्चर, लिंग्विस्टिक, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, है ना। जो मेथड्स हैं हमारे पास डाटा कलेक्शन के, उसमें क्या क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे हम कुछ कल्चरल प्रैक्टिस, सोशल इंटरेक्शन एंड डेली लाइफ को यहाँ पे चेक करते हैं, जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो पीपल्स हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं, जो कम्युनिटीज जिनको स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो मलिनोवस्की थे, वो टोब्रियन आइलैंड में जो रह के वहाँ पे लोगों को जो स्टडी किया, है ना, वो हमारे पास है ना, जो एक तरह समझना, जो हमारे पास सबसे बड़ा तो कूलर रिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था, कूलर रिंग जो है ना स्टडी थी, वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था यार। इंटरव्यू में जाके उनसे पूछा जाता है कि उनके जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ है, कस्टम्स है, कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिफर्ड ग्रीस ने जाके जो बाली के जो लोग थे वहाँ पर इंटरव्यू किया यार, उनके बिलीफ एंड उनकी प्रैक्टिस को यहाँ पे समझा, है ना। सर्वेस एंड क्वेश्चनियर्स भी होते हैं, एक तरह से क्वांटिटेटिव टूल है भाई फॉर डाटा कलेक्शन, जिसमें हमारे पास एग्जांपल दे सकते हैं वर्ल्ड वैल्यू सर्वे का, जहाँ पे लोग फिल करते हैं इसको। एथनोग्राफी की बात कर सकते हैं एक तरह से, ये भी एक इन डेप्थ आर्गुमेंटेशन ऑफ द कल्चर, बिलीफ, प्रैक्टिस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक तरह से ये जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन प्लस इंटरव्यू प्लस सर्वे, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करता है एथनोग्राफी, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया अबाउट मार्गेट ब्रीड का जो रिसर्च था, है ना, समोअन सोसाइटी के अंदर, जिसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी कमिंग ऑफ एज इन समोआ, वो एक तरह से एथनोग्राफी स्टडी का, एथनोग्राफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड था। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो भाई, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है ना, ये जो है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाटा कलेक्शन टूल्स है, जिससे हम समझ सकते हैं ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर को। और ये बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं डाटा कलेक्शन के, लाइक दी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड, लिंग्विस्टिक एनालिसिस है। बट ठीक है, इतना आंसर काफ़ी है, बिकॉज हमको अच्छे समझाना है, हमको भरना नहीं है, हर चीज़ नहीं लिखना, हमने वो जो जरूरी है वो लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी नंबर का, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ एजिंग। हमको बात किसी करनी है फिजियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरीज की बात करनी है, किसकी? एजिंग की, ठीक है। एजिंग की बात करनी है अपने को, फिजियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ एजिंग की बात करनी है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को भाई, है ना, स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। तो हम क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ एजिंग की बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि देखो, एक नेचुरल फिनोमिना है यार, एजिंग का जो फिनोमिना है वो एक नेचुरल फिनोमिना है,
है ना। एजिंग इज अकम्पेन्ड बाय व्हाट, डिक्लाइन इन दी वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, जिससे क्या हो जाती है हमारे पास जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है टुवर्ड द डिसीज एंड अल्टीमेटली हमारे पास आदमी क्या देखता है, डेथ देखता है। सो एजिंग इज accompanied by a decline in various physiological functions which can lead to and increase vulnerability to disease and ultimately death। ओके, सो हमारे पास जो थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल एंड हमारे पास दो चीज़ पूछी ना, इवोल्यूशनरी एंड फिजियोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें तो हमारे पास थ्योरीज ऑफ एजिंग की बात करें थ्योरीज ऑफ एजिंग में पहला जो है इट इज़ दी वियर एंड टियर थ्योरी। वियर एंड टियर थ्योरी क्या होता है भाई, दिस थ्योरी है ना, यहाँ पे जो एजिंग है इट इज रिजल्ट ऑफ व्हाट, क्यूमुलेटिव डैमेज ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि रेडिएशन हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट की वजह से जो डैमेज होता है उसके वजह से यहाँ पे एजिंग होती है, ऐसा बोलता है ये थ्योरी। दिस थ्योरी posits that aging is a result of the cumulative damage to cells, tissues and organs due to various external and internal factors such as radiation, toxins and metabolic byproducts। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्किन का जो डैमेज होता है फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, जिससे क्या होती है रिंकल्स बन जाता है, अनदर साइंस ऑफ एजिंग तो यही है यार। सो एग्जाम्पल के तौर पे द प्रोग्रेसिव डैमेज टू स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशन exposure can lead to wrinkles या फिर अदर साइंस ऑफ एजिंग। तो ये वियर एंड टियर थ्योरी हो गया, है ना। हमारे पास एक फ्री रेडिकल थ्योरी भी है, एक जेनेटिक थ्योरी भी है यार। दूसरा हमारे पास एक जेनेटिक थ्योरी की बात करते हैं, तो जो जेनेटिक थ्योरी है वो क्या बोलता है, एजिंग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, जेनेटिक फैक्टर्स जो कि सेलुलर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, रिपेयर, सेल डिवीजन। क्योंकि बोलते हैं कि जो सम जीन है ना दे प्रमोट लॉन्जिविटी वाइल अदर एक्सेलरेट एजिंग, है ना, बिकॉज जो टीलोमेयर का डिस्कवरी है वो बता रहा है कि जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम वो एजिंग के साथ लिंक्ड है, बिकॉज समय के साथ वो क्या होते हैं, सेल डिवीजन के साथ साथ टीलोमेयर छोटे होते जाते हैं, एट दैट लास्ट में उनके पास इतना छोटे हो जाते हैं कि उससे डेथ हो जाती है भाई।
एग्जाम्पल के तौर पे द डिस्कवरी ऑफ द टीलोमियर has been linked to aging. Telomere shorten with its cell division, which eventually lead to cell death, causing aging process or contributing to the aging process। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एजिंग इज डिटरमाइंड और डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स दैट कंट्रोल सेलुलर प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड सेल डिवीजन। तो ये यहाँ पे इसको लिख के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी aging is determined by DNA replication, repair and or it is determined by genetic factors like DNA replication, DNA repair and cell division। और उसमें से हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ टीलोमियर है वो बता रहा है, बिकॉज टीलोमियर जो शॉर्टन होता है जिससे क्या हो जाता है, एजिंग हो जाती है, बिकॉज उतनी चीज़ें नहीं बन पाती जितनी ज़रूरत होती है। तो हम लोग जब बॉर्न होता है तो हमारे पास टीलोमियर जो होता है सेल के अंदर वो बहुत लंबा होता है, बट समय सब छोटा होते जाता है, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल अगर कम हो रहा है तो चीज़ें कम बनेगी और उससे एजिंग हो जाएगी। तो यह है जेनेटिक थ्योरी। एक होता है फ्री रेडिकल थ्योरी, यार सब थ्योरी तो नहीं है, बहुत सारी थ्योरी है, बट हाँ 3 थ्योरी काफ़ी है। द फ्री रेडिकल थ्योरी, ये जो फ्री रेडिकल थ्योरी है ना, ये क्या बोलती है कि जो एजिंग है इट इज़ रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन एंड डैमेज, जो कि कौन करता है, फ्री रेडिकल्स करते हैं। एंड फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं भाई, एक नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म में अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जो जनरेट होते हैं। सो हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेते हैं वो ज़्यादा लंबा जीते हैं यार। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट aging results from the accumulation of damage caused by free radicals, which are unstable molecules generated during normal cellular metabolism। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हैज लिंक टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एज डिसीज यार। has been linked to reduce risk of age related
डिसीज। और भी कुछ थ्योरीज हैं यार, लाइक हमारे पास एंटागोनिस्टिक फिलेंथ्रोपिक थ्योरी है, हॉर्मेसिस थ्योरी है ना। ये बोलते हैं कि जो लो लेवल ऑफ स्ट्रेस एक्सपोजर है कैन लीड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सब्सिक्वेंट स्ट्रेसर्स एंड इवेंचुअली एक्सटेंड द लाइफ स्पैन। वो सब चीज़ें हैं, बट ठीक है, 3 थ्योरी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। नाउ कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशनरी थ्योरीज है उन्होंने हमारे पास एक इंसाइट प्रोवाइड किया है यार, है ना, जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है बिटवीन द जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स का। सो हमारे पास जब इसको अंडरस्टैंड करते हैं इन थ्योरीज को, वो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, जिससे हम डेवलप कर पाएँ ऐसे स्ट्रेटजीज जो कि रिवर्स कर पाएँ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ एजिंग को, या फिर डिले कर पाएँ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus understanding these theories is crucial for developing strategies to delay or reverse the detrimental effects of aging and improve the quality of life for the elderly population। ठीक है, इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिस्कस द फिजियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ एजिंग। तो हमें पहले बताया कि जो एजिंग है भाई, है ना, ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ अकम्पेंड किया जा रहा है, एसोसिएट किया जा रहा है। जैसे कि है ना, जब एजिंग होती है तो जनरली है ना, उससे हमारे पास वल्नरेबिलिटी टू डिसीज़ बढ़ जाता है, उससे डेथ हो जाती है। अगर हमने थ्योरीज ऑफ एजिंग की बात की, सबसे पहले तो वियर एंड टियर थ्योरी है, बिकॉज समय के साथ क्या होता है यार, डैमेज होता है सेल का बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू रेडिएशन, टॉक्सिन, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, जिससे आदमी की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम सनलाइट लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो यूवी रेडिएशन की सपोज करो कहीं भी मिल सकता है, सनलाइट के अंदर भी, नॉर्मल लाइट के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पे उससे क्या होता है, रिंकलिंग ऑफ द स्किन होते हैं, उससे क्या बता रहा है, सेल डैमेज को बता रहा है यार। जेनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर आते हैं, रिपेयर में जो दिक्कतें हैं, सेल डिवीजन में जो दिक्कतें होती है, उसकी वजह से हमारे पास एजिंग होती है। फॉर एग्जांपल, जो टीलोमर की डिस्कवरी, उसने बताया कि टीलोमर कुछ नहीं है भाई, रेपिटेटिव सीक्वेंस है ना, एंड में होते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस, वो समय के साथ हर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ छोटे होते जाते हैं, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल है वो छोटा हो रहा है, समझ लेना। तो जिससे चीज़ें कम बन रही है, एट लास्ट में तो बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए एजिंग हो जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है। फ्री रेडिकल थ्योरी क्या बोलता है कि हर मेटाबॉलिक एक बाय प्रोडक्ट है, हर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में जनरेट होता है, तो ये फ्री रेडिकल जाके रिएक्ट करते हैं, सेल डैमेज कराते हैं, टिश्यू डैमेज कराते हैं, है ना। सो अगर हमने देखा भी है कि अगर आदमी जो है एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खा रहा है तो उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, है ना, वो जो एज रिलेटेड डिसीज़ है उससे दूर हो सकता है। सो जब हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट, जब हम चीज़ों को, थ्योरीज को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम डिले कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं जो एजिंग का जो इफेक्ट्स हैं उनको, एंड इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। और भी बहुत सारे थ्योरीज हैं यार, है ना, होम्योसिस थ्योरी मैंने बताया, हार्मोसिस थ्योरी, डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब चीज़ें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप एज प्रपोज बाय लुईस स्ट्रॉस। ठीक है, हमको बात किसकी करनी है यार, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप की बात करनी है, जिसको लुईस स्ट्रॉस ने प्रपोज किया था। तो एक चीज़ बता देता हूँ यार, जो थ्योरीज है उससे 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे पेपर 1 में, है ना, तो हमको समझना है चीज़ों को, है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरीज के ऊपर अपने नोट्स 1 पेज के होने चाहिए। और आप समझना जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया ना, उसी से सर, अगर सपोज करो 10 प्रीवियस क्वेश्चन में थ्योरीज आई है, अगर नेक्स्ट साल आता है तो इन्हीं 10 में से यार 8 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हमको समझना है प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन क्या है यार, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप एज प्रपोज्ड बाय लुईस स्ट्रॉस। तो आंसर इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो लुईस स्ट्रॉस थे, है ना, इन्होंने जो एनालिसिस जो किया था स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप, वो किसके अंदर लिखा था, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एक किताब है, उसके अंदर एक इनका जो बुक है उनके अंदर यहाँ पे बात की थी।
एंड ये क्या मानते थे कि जो किनशिप सिस्टम है, इट इज नॉट जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, बट एक तरह से एक सोशल ऑर्डर एंड कोहिजन को मेंटेन करने के लिए भी बनाया गया है. सो लुईस स्ट्रॉस introduced the structural analysis of kinship in his work Elementary Structures of Kinship, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था. एंड अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रॉस, जो किनशिप है the kinship system are not just the reflection of biological relationship, but are also cultural construct that help maintain social order and cohesion. ठीक है, लुईस स्ट्रॉस ने बताया कि जो ये किनशिप सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ वुमेन बिटवीन टू ग्रुप्स, है ना, जिससे एक अलायंस मेंटेन होता है यार, एक अलायंस क्रिएट होता है, एक तरह से सोशल हार्मोनी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलायंस थ्योरी बोलते हैं. Louis Strauss proposed that kinship system are based on the exchange of women between groups, which serves to create alliance and maintain what, social harmony. Okay, and this idea is known as alliance theory. दूसरा है हमारे पास लुईस स्ट्रॉस का जो टू बेसिक टाइप्स ऑफ मैरिज एक्सचेंज जो इन्होंने बताया है ना, वो क्या था, एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज था, एक जनरलाइज एक्सचेंज था यार, है ना. रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज के अंदर क्या होता था, रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज के अंदर क्या होता था, दो ग्रुप जो थे एक्सचेंज करते थे वुमेन को, है ना, इन अ डायरेक्ट एंड अ बैलेंस्ड मैनर, है ना, एक तरह से क्रॉस कजन के बीच में यहाँ पे मैरिजेस होते थे. फॉर एग्जांपल हम अंदर पीपल्स की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ पे क्या होता है, अ मैन मस्ट मैरी हिज मदर्स ब्रदर्स डॉटर्स वाइल हिज सिस्टर मैरीज हर फादर्स सिस्टर सन, है ना. एक तरह से जो एक्सचेंज हो रहा है एक तरह से सोशल कोहिजन को ये प्रमोट करता है. तो ये तो हम बात कर रहे हैं बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप की बात करनी है ना. सो यहाँ पे बात करेंगे दैट लुईस स्ट्रॉस identified two basic type of
मैरिज एक्सचेंज, restricted exchange and generalized exchange, restricted exchange and generalized exchange, ठीक है। जो ये जो restricted exchange होता है ना, यहाँ पे जनरली एक तरह से डायरेक्ट एंड बैलेंस मैनर में एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल दी बात कर सकते हैं अबाउट एग्जांपल की बात करेंगे, पहले तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज की बात करते हैं। जो ये रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज है इसमें क्या होता है, इन रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज टू ग्रुप्स exchange women in a direct and balanced manner, usually involving a pair of cross cousin, usually involving a pair of cross cousins, एग्जाम्पल के तौर पे अरेंडा पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, जो जनरलाइज एक्सचेंज है एक तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यार, जहाँ पे मल्टीपल मतलब सर्कुलेशन होता है यार वुमेन के अमंग मल्टीपल ग्रुप्स। मतलब मैन रिसीव अ वाइफ फ्रॉम वन ग्रुप वाइल हिज सिस्टर और फीमेल रिलेटिव मैरिज अ मैन फ्रॉम अनदर ग्रुप। लाइक हम यहाँ पर स्टोब्रियन आइलैंडर्स की बात कर सकते हैं। Generalized exchange on the other hand involves a more complex, ऐसे लिखते छोड़ो, generalized exchange in generalized exchange a man receives a wife from one group while his sister or female relative marries a man from another group and so on। तो एक तरह से एग्जाम्पल है, तो एक ये है ए बी से शादी करेगा, बी सी से, सी सिस्टर्स मतलब फीमेल या फिर जो सिस्टर्स हैं वो। एग्जाम्पल के अंदर जो टोब्रियन आइलैंडर्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है यार, है ना, बिकॉज मैन रिसीव द वाइफ फ्रॉम अ मैट्रिलिनियल क्लैन वाइल द सिस्टर मैरीज अ मैन फ्रॉम अनदर क्लैन। एक तरह से रेसिप्रोकल एक्सचेंज है ये। ओके, अब एक तरह समझना कि जो लुईस स्ट्रॉसर उसने किसके एम्फेसाइज किया यार, तरह से टर्मिनोलॉजीज को एम्फेसाइज किया टू अंडरस्टैंड द किनशिप सिस्टम। बिकॉज इन्होंने बात की अबाउट द अंडरलाइंग, मतलब आप समझना दो, सपोज करो कि दो लीनियर एंड कोलेटरल रिलेटिव्स जो होते हैं ना उसकी बात की, पैरेलल एंड क्रॉस कजन की बात की। तो एक तरह से इन्होंने जो टर्मिनोलॉजीज पे फोकस किया यार, है ना। ऑल्सो जो लेवी स्ट्रॉस थे ही इन्होंने बोला कि जो किनशिप सिस्टम है इट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल अप्रोच, जिसको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप थ्योरी या फिर कॉम्बिनेटर और थ्योरी एनालिसिस कहा, है ना, जहाँ पे आइडेंटिफाइंग द बेसिक यूनिट ऑफ किनशिप
एंड उनको एग्जामिन करने की बात होता है, लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिससे हम अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे समझ सकें। ओके, सो ये भी लिख सकते हैं दैट लुईस स्ट्रॉस approach include the group theory that involve identifying the basic unit of kinship and examining their combinations and permutations to reveal underlying structure of kinship system। ठीक है, सो कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट जो लुईस स्ट्रॉस का जो एनालिसिस है एक तरह से हमारे पास एक इनोवेटिव अप्रोच प्रोवाइड किया है यार टू दी किनशिप सिस्टम की स्टडी के अंदर, है ना। एंड जैसे हमने जो देखा कि जो सोशल एक्सचेंज का क्या रोल रहा है इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर वो देखा। सो हमने कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस हिज वर्क हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज इन्होंने जो सब्सिक्वेंट रिसर्चर्स थे, है ना, उनको इन्फ्लुएंस किया रिगार्डिंग किनशिप, मैरिज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Thus, his work has had a significant impact on the field of anthropology, influencing subsequent research on kinship, marriage and social organization। सो इस प्रकार से हमने बात की और आंसर की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ किनशिप एज प्रपोज बाय लुईस स्ट्रॉस। तो हमने बताया कि जो इन्होंने किनशिप की जो स्ट्रक्चर एनालिसिस दी थी वो अपने किताब के अंदर दी थी यार, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 में जो पब्लिश किया था। उन्होंने बोला कि देखो भाई जो किनशिप सिस्टम है एक बायोलॉजिकल रिलेशन पे बेस्ड है ना, जो कि हेल्प करता है टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड कोहिजन, है ना। इन्होंने बोला कि जो किनशिप सिस्टम है ना वो एक्सचेंज ऑफ वुमेन के ऊपर बेस्ड है ना। एक तरह से इसको बोलते हैं अलायंस थ्योरी यार। इन्होंने बोला कि जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस होते हैं ना, जो टाइप ऑफ मैरिज एक्सचेंजेस होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, किनशिप को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज की बात की इन्होंने, जनरलाइज एक्सचेंज की बात की। रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज में क्या होता है ना, एक ब्रदर है ना, एक उसका सिस्टर है, इसका ब्रदर है इसका सिस्टर है, तो इसका सिस्टर इसके साथ, इसका ब्रदर इसके साथ, तो एक तरह से क्या होता है यहाँ पे, है ना, क्रॉस रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे डायरेक्ट एंड बैलेंस मैनर में होता है। जैसे कि जो अरेंडा पीपल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे जो मदर्स ब्रदर्स डॉटर है उसका यहाँ पे मैरिज होता है टू दी फादर्स डॉटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखना मैं बताता हूँ आपको, एक तरह से आप समझना कि जो अपने पास मदर्स ब्रदर डॉटर है, इट मैरिज व्हाट, फादर सिस्टर सन, एक तरह से बैलेंस मैनर में। मदर्स ब्रदर्स डॉटर्स जो है, मदर ब्रदर्स डॉटर मतलब मामा की जो बेटी है ना, वो फादर्स सिस्टर्स सन मतलब बुआ के जो बेटे हैं उनके साथ। ठीक है, जनरलाइज एक्सचेंज जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक तरह से अनदर ग्रुप में समझते हैं। एक तरह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, सिंपल मतलब ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ये, है ना। एक तरह से कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप से वुमेन रिसीव होते हैं, सर्कुलेशन होता है वुमेन का अमंग मल्टीपल ग्रुप्स, लाइक हम टोब्रेन आइलैंडर्स की बात कर सकते हैं। हमने उससे ये बताया कि जो ग्रुप थ्योरी है या फिर जो कॉम्बिनेशन थ्योरी है वो हमको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई
के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर क्या है किनशिप के अंदर। यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन को एग्जामिन किया जाता है यार, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस थ्योरी जो है, लेकिन हमको समझना है बिकॉज आप थ्योरीज पर टाइम दो, नोट्स बना के रखो 2 पेज का 1.5 पेज का, उसको लिख के आना है वहाँ पे, बिकॉज हर थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो भाई, इनका जो वर्क था उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया है, एंड सब्सिक्वेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं उनको भी हेल्प किया टू ना रिसर्च ऑन किनशिप मैरिजेस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। So this is all about this answer and यार this is all about section B of what paper 1 of 2021 के एंथ्रोपोलॉजी PYQs, ठीक है। पार्ट 2 है ये। इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2, ठीक है, 2021 का।